हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू इस बात के लिए कि आप सभी ने और आज की जो हमारी यूट्यूब फैमिली है अभी तक की वो 8,000 पहुंच चुकी है। ठीक है, 8K सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिए हैं। तो हम लोग की जो फैमिली है बहुत बड़ी हो चुकी है। 8,000 लोग जुड़ चुके हैं। 8,000 लोग बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी सब्सक्राइब करके रखा है वो हमारा फैमिली है, वो हमारा परिवार है। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो आज टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा क्या है, गैस लॉ की हम लोग बात कर रहे थे। केमिस्ट्री में गैस लॉ पढ़ रहे थे, गैसीय नियम पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने कई सारे लॉज के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि बॉयल का नियम पढ़ लिया, चार्ल्स का नियम पढ़ लिया। इस तरीके से कई क्वेश्चंस भी हमने किए थे उस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए पेशेंस बना के रखिएगा और खूब ध्यान से देखिएगा क्लास को, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 2025 का केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया था, सबसे पहला क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो आज का नियम है गैस में, वो क्या है, डाल्टन का नियम। अब देखिए हमने बॉयल का नियम पढ़ लिया, चार्ल्स का पढ़ लिया, अब किसका नियम आ गया, डाल्टन का नियम। डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन कहते हैं कि अगर हम कोई पात्र लेते हैं, जैसे हमने कमरा ले लिया, कमरे के अंदर हमने क्या किया है, गैस भरी। ठीक है, उसका प्रेशर मानिए कि 10 एटीएम है। क्या है, 10 एटीएम है। एक दूसरी हमने गैस भरी, उसका प्रेशर कितना था, 20 एटीएम था। फिर अगली एक तीसरी गैस भरी, उसका कितना था, मानिए कि 25 एटीएम था। एक हमने चौथी गैस भरी, उसका 5 एटीएम था। तो इस तरीके से करके अलग अलग प्रेशर की गैस को हमने एक जगह भर दिया। ठीक है, तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा, मतलब जो हमारे पास आयतन प्राप्त होगा, उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो सभी गैसों के प्रेशर को जोड़ने पर उसके बराबर आएगा, यही डाल्टन ने बताया। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी कि जो हम गैसेस डाल रहे हैं वो मिक्स, मतलब कि रिएक्शन करने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई हम ऐसी गैस ना डाल दे, दो गैस जो रिएक्शन कर जाए। ऐसी गैस डाले जो डाले तो बस वो रहे पड़ी, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ना करे। ये कंडीशन उन्होंने लगाई और उन्होंने बताया कि प्रेशर अगर एक गैस का P1 है, दूसरी गैस का P2 है, तीसरी गैस का P3 है, तो सबको जोड़ देंगे तो जो उस पूरे आयतन का प्रेशर आएगा उसी के बराबर आएगा। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं भाई। अगर हम 10 गिलास, जैसे एग्जांपल के लिए कि 10 गिलास अगर हम किसी बाल्टी में डाल दें तो उस बाल्टी में कितना पानी होगा, 10 गिलास के बराबर ही पानी होगा। तो सेम वही चीज यहाँ पर है। तो ये प्रेशर P1 पहली गैस का, P2 दूसरी गैस का, P3 तीसरी गैस का, और इन सबका टोटल हमारा क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। ये डाल्टन ने बताया। अब जब डाल्टन ने ये बता दिया तो गैस के हम लोगों ने कुछ नियम पढ़े थे, तो वहां से हमने एक फॉर्मूला ये बनाया कि मान लीजिए कि जो गैस हम डाल रहे हैं, जैसे हमने पहली गैस डाली, उसका आयतन V1 था और टेम्परेचर T1 था। तो वहां पर जो फॉर्मूला निकल करके आए, गैस का नियम और डाल्टन का नियम जो है उनको मिलाने के बाद में कि P, क्योंकि जो हमारा P है, जो प्रेशर है, वो तो योग के बराबर होता ही है, ये इन्होंने बता दिया। तो उसमें अगर हम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई और T का डिवीजन करते हैं तो ये गैस का नियम बनता है। ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अब ये चीज क्या हो जाएगी कि उस गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों साथ में आ जाएगा। देखिए सेम चीज लिखी है, इसमें वॉल्यूम आ गया और टेम्परेचर आ गया तो ये ऐसा बन गया, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर आ गया तो ऐसा बन गया इस गैस का। अगली गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर आ गया तो ऐसा बन गया, अगली गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर आ गया तो ऐसा बन गया, और सभी का योग इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब आपको डाल्टन का नियम में क्या याद रखना है, ये बात याद रखनी है और ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं बस। और बाकी डाल्टन ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, हमको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, हमको केवल ये दिमाग में रखना है कि प्रेशर जितने भी होंगे अगर किसी एक चेंबर के अंदर है तो उन सभी का योग करने पर जो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, और अगर उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर आ जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर भी साथ में हम ले लेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये इसके योग के बराबर ही है। देखिए इसका प्लस सबको जोड़ने के बाद टोटल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन में वो भी बनेगा। ठीक है,
अभी ध्यान रखिए, क्वेश्चन समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे नियम पर, ग्राहम के नियम पे। अच्छा, इस नियम के बाद अभी ये वाला नियम बाकी है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आता है आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब वर्ड क्या है? आंशिक दाब ये है कि देखिए, जैसे ये क्या था, ये हमने पी जो कहा, ये इस कमरे का टोटल प्रेशर था, है ना? जो सारी गैसेस मिल करके इस पे प्रेशर बना रही थी, पहली गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस, सबको जोड़ दिया तो टोटल इस कमरे का जो प्रेशर है वो इसके बराबर आया, ये डाल्टन ने बताया। लेकिन अब डाल्टन ने ये चीज तो बता दी, लेकिन डाल्टन ने एक चीज और ये बताई कि जो ये प्रेशर है, यानी कि ये एक प्रेशर, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहली गैस का प्रेशर निकालना चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, दूसरी गैस का प्रेशर निकालना चाहे तो उसको भी निकाल सकते हैं, तीसरी गैस का प्रेशर निकालना चाहे तो उसको भी निकाल सकते हैं। सारी गैस का प्रेशर हम निकाल सकते हैं इस डाल्टन के नियम से। मानिए कि इस कमरे में 5 गैसेस भरी हैं और हमको इस पूरे कमरे का टोटल पता है कि कितना इसमें प्रेशर है ना? तो जो एक गैस है, जिसका भी हम चाहे 5 में से किसी एक का, उसका प्रेशर हम निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंशिक दाब। मतलब इस कमरे का पूरा दाब नहीं, केवल एक गैस का दाब, है ना? कि वो गैस कितना दाब क्रिएट कर रही है इस कमरे के अंदर, उसको आंशिक दाब कहते हैं। तो उसको हम पहली गैस को P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी है तो P2 से, 3 गैस है तो P3 और 4 गैस है तो P4। ठीक है, तो अब देखिए, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मिश्रण का कुल दाब। मिश्रण का कुल दाब का क्या मतलब? जो इस रूम में हमने कहा ना 5 गैसें मान लीजिए कि है, तो 5 गैसों का कुल दाब हम निकाल सकते हैं, है ना? जो कि क्या होता है? ये बड़ा वाला P, ठीक है, ये P, ये क्या है? कुल दाब है, टोटल दाब है। ठीक है, तो मिश्रण का कुल दाब और मल्टीप्लाई में गैस के अणुओं की संख्या, मतलब कि जिस गैस का हम निकालना चाहते हैं प्रेशर, उसका उसके कितने अणु यहाँ पर उपलब्ध हैं, ऐसे समझिए। अब आप लोग समझ पाएंगे। मानिए कि ये एक जगह है, ठीक है, एक सेकंड। मानिए कि ये एक जगह है, ठीक है। अब इसमें क्या है? बहुत सारे गैसेस डाली गई। कितनी गैस? 5 गैस डाली गई। एक गैस इधर आ गई, एक गैस इधर, एक गैस इधर। गैस तो मिक्स हो जाएगी, लेकिन समझने के लिए कि इसमें 5 तरह की गैसेस हैं। ठीक है, क्या है? P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और P5 है। ये सबका प्रेशर अलग अलग है। तो अगर हम इस पूरे चैम्बर की प्रेशर की बात करें तो क्या निकलेगा इस पूरे चैम्बर के प्रेशर का? क्या निकलेगा इसका पूरा प्रेशर? तो आप कहेंगे सर, मैंने डाल्टन का नियम पढ़ा है, डाल्टन का नियम ये बताता है कि इन सभी का प्रेशर अगर हम जोड़ दें तो बता सकते हैं। तो अगर इस पूरे चैम्बर का हम प्रेशर पूछें तो वो आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा इसमें इंक डाल दे तब आपको बताते हैं आगे, है ना? तो ये इसका क्या आएगा? नियम आएगा। यहां से मतलब हम पूरा प्रेशर इसका टोटल निकाल सकते हैं। एक सेकंड, इसका सब कुछ बाहर निकल गया। ठीक है, क्या है ना, ये कई दिन से चला नहीं, आप लोगों की 2 दिन से क्लास नहीं चली है। आप लोग सोचते होंगे सर कहाँ चले गए, है ना? तो घबराइए नहीं, अरे चलिए, पूरा हाथ रंग गया, काला काला हो गया, कोई बात, चलिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये चीज समझ में आ रही है ना? चलिए, ये बात तो समझ में आ रही है ना कि प्रेशर हमने सबका जोड़ दिया तो इसका प्रेशर निकल गया। ठीक है, तो अब ये मानिए कि हम P1 का प्रेशर निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं कि एक का कितना होगा, है ना? एक का। तो क्या करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है? जितना मिश्रण का कुल दाब, मतलब टोटल दाब कितना है, सबको जोड़ने के बाद निकलेगा। तो P उसको हमने माना था, और मल्टीप्लाई किसका करना है? गैस के अणुओं की संख्या। किस गैस की? जिस गैस का हम प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो हम P1 का निकालना चाहते हैं तो हम P1 के अणुओं की संख्या, कितने अणु हैं? तो हम कहेंगे सर N1 है। क्या है? N1। 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर प्रेशर में 1 है तो इसमें N, है ना? 1 है। अब उसके बाद मिश्रण में अणुओं की कुल संख्या, मतलब कि जितना हमारा मिश्रण है, जितना हमारा पूरा चैम्बर है, इसमें कितने अणु है टोटल, उनकी संख्या। तो इसको अगर हम देख लें
तो ये हम यहाँ से प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी एक गैस का। अगर हम P2 का निकालना चाहें तो P2 यहाँ पे रख देंगे और N2 यहाँ पे रख देंगे तो उसका निकल जाएगा, है ना। हम P3 का निकालना चाहें तो यहाँ पर N3 का निकाल देंगे, रख देंगे, बाकी आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से डाल्टन का नियम यूज करके हम किसी भी चैम्बर के अंदर का सारी गैस को जोड़ करके टोटल प्रेशर बता सकते हैं और उसके बाद हम एक एक गैस का भी प्रेशर बता सकते हैं। और प्रेशर बता सकते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो फॉर्मूला निकल कर के आया इसको आपको याद रखना है, इसको कहते हैं आंशिक दाब का नियम, ठीक है। तो आंशिक दाब हम कैसे निकालेंगे ये आप दिमाग में रखिए। अब इसको देखिए क्या किया गया, इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। इस पे क्या किया गया, इस N1 को इधर भेज दिया, अगर हम इसको अगर इधर भेज दे तो क्या होगा, ये बन जाएगा P अपॉन N, मतलब कि P अपॉन N, ये बड़ा वाला P है, ठीक है, टोटल प्रेशर और ये कुल अणुओं की संख्या। तो अगर हम N1 को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, ये P1 और अपॉन में क्या बन जाएगा, N1। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। अगर मानिए कि यहाँ पर हम 2 रखे होते तो क्या बनता, तो क्या बनता, तो बनता P2 N2। यहाँ पर प्लस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इक्वल के बराबर हम लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम P3 और N3 रखे होते तो क्या बनता, हमारे पास में बनता P3 और N3, ठीक है। और ये ऐसे चलता जाता, चलता जाता आगे, ठीक है, जितनी भी गैसेस होती। ये बात आपको क्लियर हो रही है, अभी और अच्छे से क्लियर होगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ग्राहम ने एक नियम दिया, इसकी भी बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ग्राहम के विसरण का नियम, ग्राहम ने विसरण के कुछ नियम दिए। विसरण क्या होता है भाई, विसरण क्या होता है, जैसे जब कोई गैसेस होती है तो वो कितना जल्दी फैलती हैं, बाहर निकलती हैं, ठीक है। विसरित होती हैं, फैलना उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी गति क्या होती है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उन्होंने उसके लिए नियम दिया ग्राहम ने, तो इसीलिए इसको कहते हैं ग्राहम का विसरण का नियम। तो विसरण की जो गति है या फिर विसरण की दर हम लोग कभी कभी कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालने के लिए आपके पास दो चीज चाहिए, क्या, विसरित गैस का आयतन, विसरित गैस का आयतन मतलब कितने में गैस फैल रही है, कितना उसका आयतन है, और उस विसरण में कितना समय लगा, ठीक है। तो उसकी गति निकाल पाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। भाई हमको बता दो कितना दूर फैलना और कितना समय लगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दर निकल जाएगी, गति निकल जाएगी। जैसे होता था ना कि हमको आप बताइए कितना दूर जाना है और कितना समय लगेगा, हमने कहा कि 10 किलोमीटर जाना है 2 घंटे लगेगा, तो कितनी गति होगी, तो गति बराबर क्या होता है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर अगर हम देखें तो क्या होता है, आप कहेंगे सर मैथ में कहां से आ गए, दूरी बटे समय, सेम वही चीज है, कॉन्सेप्ट वैसा ही है, इसलिए समझिए। तो दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर, समय कितना लगा, 2 घंटे का। अगर इसको सॉल्व कर दे तो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी चाल कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से इसकी गति, विसरण की गति कैसे निकलेगी, विसरित गैस का आयतन मतलब कितने में उसको फैलना है, ठीक है। जैसे इस कमरे में उसको फैलना है तो इस कमरे का आयतन बता देंगे और फैलने में कितना समय लगा, ठीक है, पूरे गैस के मतलब इसके कोने कोने में पहुंचने में उसको कितना समय लगा, तो वो हम बता देंगे। तो उन दोनों को डिवाइड करके उसकी गति बताई जा सकती है, सेम इसी तरीके से कि कितना दूर जाने में कितना समय लगा बताइए, तो हम चाल बता देंगे। आसान है ना, तो इससे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या किया गया थोड़ा और, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इस पे नहीं पूछता है, क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से पूछेगा, दो गैसों का विसरण देगा। एक गैस आपकी हो जाएगी R1, जैसे कि यहाँ पर अभी तक R था, तो पहली गैस को R1 कह देंगे और दूसरी गैस को R2 कह देंगे। तो इन दोनों का रेशियो भी देख लीजिए, ताकि क्योंकि इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमने इंपॉर्टेंट लिखा, ग्राहम का नियम यही है, ठीक है, नियम यही है, यहां से बहुत कुछ बनेगा भी, ठीक है। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम अगर R1 और डिवाइडेड बाई R2 लिखें तो इसको क्या कहेंगे, R1 हमारा क्या होगा, V, पहले वॉल्यूम और अपॉन में T1, ठीक है, और डिवाइड में क्या है, R2 है। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें किसको, R2 को, तो R2 में क्या लिखेंगे, V2 और T2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि इसको डिवाइड को सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये नंबर पलट जाती है, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है।
तो ये इसको ऐसा इसलिए लिखा गया है। ये हम आपको इसीलिए समझाया ताकि आप समझ पाए कि ये कहाँ से आया ये चीज़, ठीक है? तो ये समझ गए ना ये कहाँ से आया? R1 और R2 से ही आया, एकदम सिंपल वाले फॉर्मूले से ऐसा उसको बना दिया गया क्योंकि क्वेश्चन इसी पे पूछता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया और ये जो है इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, मतलब कि ये पूरा टोटल एक दूसरे के इक्वल है। आपको ये चारों फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। अब आपको बता दें इसमें कौन सी चीज क्या है। ये R क्या है? विसरण की गति है, आप जानते ही हैं। जो V है वो क्या है? विसरण गैस का आयतन है, ठीक है। T क्या है? समय है, ये भी V आपका आयतन ही है, ये T ये भी समय ही है। D आपका क्या है? घनत्व है, ठीक है, गैस का घनत्व है। और M जो है आपका अणुभार है। M क्या है? अणुभार, दिमाग में रख लीजिए, ये M अणुभार है। हम यहाँ पर आपको एक बार लिख देते हैं, आप लिख लीजिए इसको। M क्या है? अणुभार है और D क्या है? घनत्व है, डेंसिटी जिसको कहते हैं, घनत्व, ठीक है। तो अब इसको दिमाग में आपको रखिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए अब कहाँ जगह बनाई जाए भाई क्वेश्चंस के लिए? चलिए यहाँ पर जगह है, इतने में तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, छोटा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चलेंगे, पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन है कि समान ताप पर गैस ए के 125 घन सेमी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और गैस ए के, एक गैस ए है, ठीक है। ए गैस का ए गैस का वॉल्यूम आपको बता रहा है, ए गैस का वॉल्यूम आपको बता दिया कि कितना है? 125 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। घन सेमी 0.6 वायुमंडलीय दाब, यानी कि उसका जो प्रेशर है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो कितना है? उसका जो प्रेशर है वो आपके पास में है, कितना है भाई, कहाँ गया? 0.60, ठीक है, एटीएम, ठीक है। उसके बाद और एक गैस बी है, ठीक है, एक गैस बी है, बी गैस है। अब बी गैस में क्या है? बी गैस 150 घन सेमी, उसका वॉल्यूम कितना है? यहां तक आपको दिख रहा ना, 150 सेमी क्यूब, यानी कि घन सेमी। एक सेकंड, आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, काफी समय है, ठीक है। 150 घन सेमी, ठीक है। और इसका जो प्रेशर है वो कितना है? इसका जो प्रेशर है वो कितना है? वो है 0.80 एटीएम, ठीक है। पर पर 1 लीटर के बर्तन पर 1 लीटर के बर्तन में भरा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों गैसेस जो है, एक बर्तन है जो कि 1 लीटर का है और इसी में ये दोनों गैसेस भरी है, ये 1 लीटर का है, ठीक है। इसी में ये दोनों गैसेस क्या है? भरी गई हैं। इसका आपको क्या बताना है? जो टोटल ये मिश्रण है, इसका आपको बताना है, मिश्रण का कुल दाब, यानी कि इसका प्रेशर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ चीजों को हटा सकते हैं, चलिए यहां से ऊपर जगह बनाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ जगह बनाई जा सकती है, काफी जगह इधर है, ठीक है। चलिए देखिए, एक सेकंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग फिर से इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक। ऑप्शंस यहाँ पर हम आपको दे दें, क्या है? 1.4 और 0.2 और 1.0195 और 0.218,
ठीक है, चलिए यही समस्या होती है कॉपी से लिखने में क्वेश्चंस, है ना। आप समझ लीजिए, एक बार में आपको कई कॉन्सेप्ट समझा देंगे। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक गैस है, ठीक है, एक गैस है ए, इसका वॉल्यूम आपको दिया है कि इतना वॉल्यूम है और उसका प्रेशर इतना है। ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं। और कहा गया और कहा गया कि उस एक गैस दूसरी बी है, उसका वॉल्यूम वी है और उसका प्रेशर पी है। तो अगर हम कहें तो इसको हम V1 और इसको P1 और इसको V2 और इसको P2 कह सकते हैं। इतना तो ठीक है ना, कह सकते हैं बिल्कुल। अब इन दोनों को क्या किया गया, एक चैम्बर में डाला गया। ठीक है, 1 लीटर का केवल एक तो बक्सा है मानिए, डिब्बा है मानिए, उसमें डाला गया इन दोनों गैसेस को। इसका वॉल्यूम इतना था, प्रेशर इतना था, इसमें डाल दिया गया। और ये दूसरी गैस को भी इतना, इसका वॉल्यूम इसका प्रेशर था, इसको उठाकर किसमें डाल दिया गया और बंद कर दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अब इस टोटल जो ये अंदर ये गया है डिब्बा, है ना, इस डिब्बे का टोटल प्रेशर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। जैसा अभी हम आपको समझा रहे थे कि एक कमरा है, इसमें हमने 2 तरह की गैस डाल दी, एक का प्रेशर अलग है, दूसरे का प्रेशर अलग है। तो इस पूरे कमरे का प्रेशर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, हमने डाल्टन के नियम में पढ़ा कि अगर हम इस टोटल का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो हम पहले और दूसरे के प्रेशर को जोड़ दें तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात वॉल्यूम की भी आ गई है, अगर वॉल्यूम नहीं दिया होता, ठीक है, तो हम एक बार समझते, लेकिन वॉल्यूम की भी बात है तो हम वॉल्यूम को लेकर के चलेंगे। तो हमने कहा ये डाल्टन ने दिया, लेकिन उससे जो है हम गैस के नियम को तो भूलेंगे नहीं, तो गैस के नियम को लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम ज्यादातर इस जो हमारा ये फॉर्मूला है इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि पीवी अपॉन टी, यहां पर इस फॉर्मूले में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी। देखिए थोड़ा समय लगेगा, आप हमको समय दीजिएगा, लेकिन आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, क्योंकि 2 गैस है तो हमने 2 लिखा, 3 गैस होती तो एक और बढ़ा करके प्लस में लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है जो कि है टेम्परेचर, जो कि यहाँ पर बताया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि समान ताप पर, सबसे पहले क्वेश्चन में यही कहा है कि समान ताप पर गैस ए के 125 ऐसे करके क्वेश्चन लिखा है। तो समान ताप यानी कि टेम्परेचर तो सेम हो गया, इसका भी और इसका भी, और ये जो टोटल है उसका भी, ये समझिए। तो टेम्परेचर से अब हमको मतलब नहीं है, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर बात किसकी आई, अब बात केवल प्रेशर और वॉल्यूम की आ गई। तो एक फॉर्मूला अगर आप चाहें तो इसको भी दिमाग में रख सकते हैं, कब, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो तब। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपको याद भी है कि हम क्या लगाते हैं, यही चीज लगाते हैं। ठीक है, और डाल्टन का नियम भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब ये क्या है, ये हमारा टोटल प्रेशर है। ये क्या है, पहली गैस का प्रेशर, पहली गैस का वॉल्यूम, दूसरी गैस का प्रेशर, दूसरी गैस का वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्या है, जिस चैम्बर में हमने, जिस डिब्बे में हमने इन दोनों गैसेस को डाला था उसका वॉल्यूम। तो अब हमको निकालना पी है, वॉल्यूम क्या है हमारा, इस जिसमें इन दोनों को डाला गया टोटल वॉल्यूम, वो क्या है 1 लीटर है। और इसमें देखेंगे अगर आप, तो लीटर किसमें दिया, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है बताइए सब लोग, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। हम कहीं लिखना चाह रहे थे, चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिमाग में इसको रखिएगा, होता है, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। उसके बाद P1 हमारे पास में क्या है, प्रेशर 0.60 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, V हमारे पास में क्या है 125 प्लस में, अगला क्या है, ये वाला प्रेशर हमारे पास में है 0.80 और मल्टीप्लाइड बाय किसमें, V2। V2 कितना है हमारे पास में 150, कितना है 150। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए भाई, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। देखिए यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 510 तो यही है, तो इसको लगा दीजिए,
और फिर 5 छंग 30 का 0, हासिल लगेगा 3 और उसके बाद 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5, हासिल लगेगा 6, एकम 6 एक 7 और 2 पॉइंट के बाद 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसके बाद प्लस कीजिए, इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो पहले से आ जाएगा, मानिए एक इसका और एक इसका, और 15 अट्ठे 15 अट्ठे होता है 120। ठीक है, और 2 संख्या के बाद 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे तो 120 और 75 कितना आ जाएगा, 5 और यहाँ पे 7 और 2 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 195 ये टोटल आ रहा है। ठीक है, और 195 क्या, 195 इसके बराबर आ रहा है। तो अगर अब हम सबको हटाओ भाई, सबको हटाओ, चलो सबको हटाओ। तो अगर अब हम देखें तो ये 1000 इक्वल टू 195 है। अगर सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो 1000 को यहाँ भेजेंगे, अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो 0.195 एटीएम आ जाएगा, जो कि हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ऊपर काफी जगह भी। ठीक है, समझ में आ गई कि बात कैसे किया हमने, फिर से एक बार करके दिखा दे। चलिए फिर से एक बार करके आपको अब दिखाते हैं। ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसी पे करते हैं ना, एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी में चेंज करते हैं। अब हमारे पास में जैसे ये जो नंबर थी वॉल्यूम, ये कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब, और जो प्रेशर है हमारा वो हो गया 0.2 एटीएम। ठीक है, और इसका जो हमारे पास में वॉल्यूम है वो हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो हमारे पास में है वो हो गया 0.4 एटीएम। ठीक है, अब क्या आप समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक गैस है ए, जिसका वॉल्यूम कितना है, जिसका वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर क्या है, इसको V1 कहिए, इसको प्रेशर को V2 कहिए, इसका प्रेशर कितना है 0.2 एटीएम है। एक दूसरी गैस है बी, इसका अगर हम वॉल्यूम को V2 कहे तो इसका वॉल्यूम कितना है, मानिए 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर इसका कितना है 0.4 एटीएम है। अब कहा गया कि इस पूरी गैस को क्या किया गया, दो गैसें हैं, इन दोनों गैसें को कहाँ डाला गया, एक लीटर के चैम्बर में डाला गया। ठीक है, तो हमने क्या समझाया आपको, डाल्टन का नियम यही हमने आपको समझाया कि इसका जो प्रेशर होगा वो इन दोनों के प्रेशर के बराबर होगा, ये डाल्टन का नियम। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम की भी बात आ गई है तो वॉल्यूम भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो फार्मूला हमारे पास में क्या बना, आप याद कर सकते हैं इसको, चाहे दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, P1 प्लस P2 V2 प्लस में रखना है। ठीक है, यहां से फार्मूला ये चीज आई है, क्योंकि टेम्परेचर आपका समान है, टेम्परेचर भी यहाँ पर समान है, इस क्वेश्चन में भी टेम्परेचर सेम है। बस क्या करना था, उसके बाद तो सॉल्व ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे होगा सॉल्व, देखिए P हमको मालूम नहीं, V हमको मालूम है कि 1 लीटर मतलब 1000। अगला P क्या है, अगला यानी कि पहले का प्रेशर कितना है 0.2 एटीएम है, और वॉल्यूम कितना है 30 है। प्लस कीजिए, अगला जो प्रेशर है वो कितना है, वो है 0.4, और अगर उसके हम वॉल्यूम की बात करें तो वो है 50। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 दूनी 60, मतलब एक जीरो तो पहले से ही है, नहीं नहीं एक जीरो नहीं, 30 दूनी 60, बस 60। तो एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 चौको 200, 200 एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ लगाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 26, और यहाँ पर P इंटू 1000, P इंटू 1000। आपको इतना लिखना नहीं एग्जाम में, बस समझा रहा हूँ, अभी देखिए चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है,
इसके बाद क्या है 26 और डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ से 0.026 क्या आ गया, ये एटीएम। किसका प्रेशर, इसका, इस छोटे से डिब्बे का, 1 लीटर के डिब्बे का प्रेशर आ गया। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कब कर पाएंगे आप लोग, एक क्वेश्चन होमवर्क में इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है, इसका प्रेशर और इसका वॉल्यूम एक जगह रखना है और बाकी की जितनी गैस रहेंगी सबको आपको जोड़ते जाना है प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके। जैसे देखिए इसका रख दिया, इधर जोड़ दिया, 3 गैस होती तो क्या करते, P3V3 प्लस P4 प्लस P4V4, ठीक है, प्लस आगे से सो ऑन जोड़ते जाते। ठीक है, फॉर्मूला हमारा बनता जाता। चलिए होमवर्क छोड़िए, अभी आगे बढ़ेंगे, है ना, समय कम है, उसके बाद आपको होमवर्क तो अभी देंगे बहुत सारा। समझ गए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कि दो गैस के मिश्रण का संपूर्ण दाब, मतलब अब फिर से क्वेश्चन यही आ गया कि दो गैस हैं, उन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है, मिक्स कर दिया गया, और उसका जो संपूर्ण दाब आ रहा है, पूरा दाब जो आ रहा है, वो आ रहा है 250 mm, 250 mm पारे के दाब पर। ठीक है, 250 mm, ठीक है, उसमें मतलब इसमें अवयवों के अणुओं की संख्या, ठीक है, दो गैसें हैं, याद रखिएगा, दो गैस को मिक्स किया गया, उसका पूरा दाब कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, 250 mm आ रहा है। इसमें अवयवों मतलब कि इसमें जो मिली है दो गैस, ठीक है, उनके अणुओं की संख्या, अगर हम एक गैस को A माने और दूसरी गैस को B माने, तो इसमें अणुओं की संख्या 20 है और इसमें अणुओं की संख्या 30 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, किसी एक गैस का आंशिक दाब होगा, क्या पूछ लिया, किसी एक गैस का आंशिक दाब क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपके पास में ऑप्शन है 100, आपके पास में ऑप्शन है 50, आपके पास में ऑप्शन है 200, आपके ऑप्शन है 125। ठीक है, यही क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अब देखिए, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या निकालना था, हमको टोटल प्रेशर निकालना था। तो जब भी टोटल प्रेशर की बात करें, एक कोई प्रेशर दे, मतलब दो गैसेस का प्रेशर दे और टोटल की बात करें, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हम लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या किया कि टोटल का दे दिया है, अब एक की किसी एक का पूछ रहा है, यानी कि अब क्या हुआ, ये आंशिक दाब की अब बात कर रहा हूं, सीधे सीधे कह भी रहा है कि आप किसी एक गैस का आंशिक दाब बताइए, और यहाँ पर वॉल्यूम आपको बताया भी नहीं है। ठीक है, क्या बताया है, अणुओं की संख्या बताई है। तो जब अणुओं की संख्या बताई है तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने आपको यहाँ पर अभी लिखाया था, क्या लिखाया था, आंशिक आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब का नियम अब हम लोग लगाएंगे, इसीलिए देखिए इसको हमने इरेज नहीं किया ताकि आप ध्यान दें कि यह अभी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब अगर हम इसको कभी आगे बढ़ाएं अगर, तो इस n को अगर इधर कर दे तो ये क्या बन जाता था, Pn, और इक्वल में P1 अपॉन N1 इक्वल में P2 अपॉन N2, ऐसे इक्वल आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हमको इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है भाई, हमको यही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हमको मालूम है कि टोटल प्रेशर जो होता है चैम्बर का, और उसमें जितने अणु होते हैं टोटल, उनको डिवाइड कर दीजिए, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जो एक गैस का यानी कि आंशिक दाब और उसी गैस का कितने अणु हैं उसके बराबर, ये फॉर्मूला। चलिए सर लगा के देखते हैं, टोटल प्रेशर कितना है उस चैम्बर का, 250, उसमें टोटल अणु कितने होंगे, दो गैसें मिक्स है, एक ए और एक बी, एक में अणु है 30 और एक में अणु है 50, तो टोटल तो हमको बताया नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास में निकल जाएगा। तो टोटल को जोड़िए, कितना आएगा भाई, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। अब ये मत कहिए कि सर 50 कहाँ से आ गया, 50 आ गया टोटल नंबर ऑफ अणु, जो अणु है उसके पूरी संख्या।
ठीक है, मिश्रण के अणुओं की कुल संख्या। उसके बाद आंशिक दाब जो हमको निकालना है, तो P1 निकालेंगे तो पहली गैस का निकलेगा और P2 निकालेंगे तो दूसरी गैस का निकल जाएगा। N1 तो हम इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, तो 1 ये हमारा है। तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी है? 20 है, तो इसको यहां रख देंगे। निकालो सर, निकालो सर। चलो इसको कट करते हैं, 0 से 0 कट हो जाता है हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो P1 बराबर क्या आएगा? 5, इसको काट देगा 5 25, तो ये हो जाएगा 50, ये वाला, ये टोटल 50, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टोटल 100। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 100। 100 क्या आया? P1, पहली गैस का आंशिक दाब। लेकिन हमको दूसरी गैस का भी निकालना है, तो दूसरी गैस का सर क्या आएगा? दूसरी गैस का क्या आएगा? दूसरी गैस का देखिए, हम चाहे तो डाल्टन के नियम से निकाल सकते हैं। डाल्टन का नियम कहता है कि पहली गैस और दूसरी गैस, मतलब अगर 2 गैस है उसमें, पहली और दूसरी के दोनों गैस का योग करेंगे तो पूरा प्रेशर निकल जाएगा। यही तो कह रहा था। तो अगर हमको P1 मालूम चल गया है, ये हमको मालूम ही है 250, और ये 100 है, तो दूसरी वाले कितना होगा? 150, 150 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ करके 250 होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं अणुओं की संख्या से। कैसे? देखो, हमने कहा फॉर्मूला हमारे पास में ये है, तो अब हम दूसरी गैस का निकालेंगे। तो ये कितना था हमारे पास में? 250। तो यहां पर कितना है? 50, ठीक है, टोटल। यही हमको निकालना है P2 और N2, यानी कि दूसरी गैस में कितने अणु है? 30, तो इसको रख दिया। तो अब क्या करेंगे? इसको इससे काट देंगे, इसका डिवाइड इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 50, जैसा कि हमने बताया। इस 3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर केवल P2 बचेगा, और ये बराबर किसके होगा? गुणित 3। और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 150, यानी कि 150 रुपया आ जाएगा, मतलब 150 उसका प्रेशर आ जाएगा। 150 क्या? mm, ठीक है। तो 150 आ गया, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। क्लियर है? दोनों बात समझ में आ गई। देखिए, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल थोड़ी ना होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है और थोड़ा बहुत फॉर्मूले पे क्वेश्चन, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि आपको बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन होंगे। लेकिन बस इनको याद रखिए, डाल्टन ने क्या कहा था, इसका फॉर्मूला ये कैसे बना, आंशिक नियम का फॉर्मूला कैसे बना। तो बस फॉर्मूला दिमाग में रखिए और बस आप वैल्यूज रखेंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। आप कहें तो और क्वेश्चंस लगवा दें इसी तरह से का। चलिए एक क्वेश्चन आपको लिख ही लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है? होमवर्क डाल दीजिए। होमवर्क, होमवर्क में है कि कोई 2 गैस मिक्स किया गया, ठीक है, और उसका जो टोटल प्रेशर आया वो 300 mm आया। कितना आया? 300 mm आया, ठीक है। और उसमें 2 गैस मिक्स किया गया है, एक ए और एक बी, ठीक है। तो ए का जो प्रेशर है, ए का जो प्रेशर है, अच्छा प्रेशर नहीं बताया, ए में ए में टोटल ए में टोटल 20 अणु है। कितने अणु है? अणुओं की संख्या जो है 20 अणु है। अब और बी में टोटल 50 अणु है। अब आपको बताना होगा कि ए का प्रेशर क्या होगा, यानी कि आपको P1 बताना होगा, या फिर PA कह सकते हैं, P1 ही कहिएगा। P1 और P2, ये A के लिए है और ये B के लिए है, नीचे वाला। तो आपको P1 और P2 दोनों बताना है। सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला लगाइए, चटापटाई, है ना। चलिए इसको सब लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा इंक डाल लें, क्लास आज लंबी चलेगी, ठीक है। क्लास लंबी चलेगी तो जब युद्ध लंबा चलता है तो हमको हथियार भी ज्यादा रखने पड़ते हैं, है कि नहीं। अब जिसके पास हथियार नहीं होगा वो हार जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? चलो हो गया, ठीक है। इंक भी खत्म हो गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइक ऑन हो तुम। अगला क्वेश्चन क्या है, आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन, ये दोनों नियम हो गया। आप आंशिक दाब का नियम समझ गए, डाल्टन का नियम समझ गए। अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। बाकी ये हमने दो क्वेश्चन जो बताए, इसी तरीके के क्वेश्चन इन पे बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताप और दाब की एक सी स्थितियों में, मतलब ताप और दाब अब बदल नहीं रहा है, ताप और दाब की एक सी स्थितियों में H2 का एक निश्चित आयतन, चलिए लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा भाई, तो आप लोग कहेंगे सर आज आप क्वेश्चन लिख नहीं रहे। ठीक है, ताप पर H2 का H2 का निश्चित आयतन का निश्चित आयतन 26 सेकंड 26 सेकंड में विसरित होता है, 26 सेकंड में विसरित होता है, तथा CO2 के उतने ही CO2 के उतने ही CO2 के उतने ही आयतन उतने ही आयतन को उतने ही आयतन को विसरित होने में 122 सेकंड लगते हैं CO2 का वाष्प वाष्प घनत्व होगा। देखिए क्वेश्चन इसीलिए लिखते हैं ताकि आप समझ पाए कि आखिर में एग्जाम में कैसे वर्ड प्रॉब्लम लिख करके आती है, किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक, समझिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। क्या है, पहले हमने आपको बता दिया कि ताप और दाब, क्या कहा था क्वेश्चन में, तो कहा था ताप और दाब की एक समान स्थिति, मतलब इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, हमने लिखा नहीं, कि ताप और दाब एकदम कांस्टेंट है सबके लिए। ठीक है, तो ताप और दाब की समान स्थिति में H2 का निश्चित आयतन मतलब एक फिक्स आयतन है। ठीक है, जितना भी रहना है आयतन, निश्चित आयतन फिक्स 26 सेकंड में विसरित होता है, मतलब उसको फैलने में, ठीक है, मानिए कि 1 लीटर है, मानिए तो 1 लीटर H2 को विसरित होने में 26 सेकंड लगता है, तथा CO2 ये भी एक गैस है, तो CO2 के उतने ही आयतन मतलब आयतन दोनों का सेम है, 1 ही लीटर की बात हो रही है मान लीजिए। ठीक है, तो CO2 का भी 1 लीटर विसरित होने में 122 सेकंड लगते हैं, मतलब इसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, समय ज्यादा लगता है, तो CO2 का वाष्प घनत्व आपको बताना है। क्या बताना है भाई, CO2 का वाष्प घनत्व बताना है। क्वेश्चन समझ गया, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 1 लीटर ही मान लीजिए, ठीक है, 1 लीटर हम बस कह रहे हैं, वो निश्चित आयतन लिखा है, तो 1 लीटर H2 को विसरित होने में 26 सेकंड लगते हैं, और 1 लीटर CO2 के विसरित होने में 122 सेकंड लगते हैं। तो आपको बताना है कि CO2 का वाष्प घनत्व क्या होगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी जहाज से पश्चिम बंगाल गए, तो बताइए कि मेरे दादाजी का नाम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्या होगा भाई, कैसे करेंगे, जब यहाँ पर विसरित का नियम आ गया, तो विसरण तुरंत पहुंच जाइए ग्राहम के पास। किसके पास आपको जाना है, ग्राहम के पास। ग्राहम आपको विसरण का नियम समझाएंगे। विसरण के नियम में हमने देखा था, हमने कहा था कि इन ये जो हमारे पास फार्मूले इनको याद कर लीजिए।
अगर आप नहीं याद करेंगे तो अभी हम आपको दिमाग में डाल देंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, क्या क्या यहाँ पर बात हो रही है? समय की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है और वाष्प घनत्व की बात हो रही है। 3 चीज की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कि इन इन फॉर्मूले में, ठीक है, विसरण के सभी फॉर्मूले हैं, तो विसरण के फॉर्मूले में आपको कहाँ-कहाँ आयतन दिख रहा है, समय दिख रहा है और घनत्व दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे विसरण की गति, तो गति से यहाँ पर तो कुछ बात हो नहीं रही है, तो आर हमारे लिए अभी काम का नहीं, अगले क्वेश्चन में हो सकता है, अभी काम का नहीं। आयतन यहाँ पर हमको दिख रहा है और समय दिख रहा है, और हमको ये मालूम है कि आयतन और समय से हम गति निकाल सकते हैं। तो जब हम गति निकाल सकते हैं इन दोनों से, तो इन्हीं दोनों की तो हमें जरूरत है, ये दोनों। और हमें पूछा क्या है? वाष्प घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी मतलब डी, तो ये डी, ये वाला हुआ, इसकी भी बात आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पास हमारे पास में क्या बनेगा? हमारे पास में बनेगा कि फॉर्मूला जो बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ग्राहम ने ही बताया था। ठीक है, कि जो विसरण की दर होती है वो उसके वाष्प घनत्व के उसके वाष्प घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या क्या हमको दिया है, क्या नहीं दिया है। हमको कहा है कि आयतन निश्चित है, मतलब जितना आयतन पहली गैस का है उतना आयतन दूसरी गैस का है। तो ये सेम आयतन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। समय की बात कर रहा था, तो अगर हम इसको काट दिए तो क्या बचा? यहाँ पर T2 बचा, यहाँ पर T1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में? D2 बचा और D1 बचा। ठीक है, D2 बचा और D1 बचा। तो हमारे पास T2 कितना दिया है? T2, अब हम किसको माने? T1 किसको माने? T2 किसको माने? तो चलिए, जो पहले दिया है यानी कि हाइड्रोजन, तो उसको हम मान लेते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2। तो T2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो इसको मान लेते हैं 122 सेकेंड, और इसको मान लेते हैं 26 सेकेंड। 26 सेकेंड मान लिया हमने, T1 T2 का वैल्यू रख दिया। अब देखिए, ये हमारे पास में D2 है और ये D1 है, D2 और D1। ठीक है, तो अब हमको D1 निकालना है। अब हमको, अब इसमें देखिए दो वेरिएबल है, एक D2 है और D1 है, तो एक हमको मालूम चलेगा तभी ना एक की वैल्यू बता पाएंगे। तो CO2 हमको निकालना है, तो हमको D1 वाला चाहिए, क्योंकि CO2 वाला तो ये वाला है, D2 है, और ये हाइड्रोजन वाला है, तो D1 हमको चाहिए। तो वाष्प घनत्व तो कैसे निकलता है भाई? अब चलिए, अगर हमको वाष्प घनत्व निकालना है, तो वाष्प घनत्व जो निकलता है हमारा, ठीक है, वाष्प घनत्व निकालने के लिए अणु भार को, किसको? अणु भार को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा वाष्प घनत्व निकल जाएगा। या फिर हम ये कहें कि अणु भार वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। तो वाष्प घनत्व का दुगुना कीजिए या 2 को इधर भेज दीजिए, अणु भार के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज सेम हुई। तो वाष्प घनत्व कैसे निकालेंगे हम? ये किसका निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का। तो हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का अणु भार। तो यहाँ पर H2 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1, और ये 2 है तो 2 बार 2 हो जाएगा। 2 और बटे में 2 आपको रखना ही है। ये 2 कहां से आ गया ये आप सोच रहे हैं, तो ये आप जान जाइए कि फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला? कि अणुभार जो होता है वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। अरे यार, इस 2 को इधर इधर ले आइए, दोगुना कीजिए। देखिए, वाष्प घनत्व का दोगुना अणुभार होता है, चाहे हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में लिख दे, या फिर इसको हम यहाँ पर डिवाइड में लिख दे, दोनों बात एक ही हुई ना। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका वाष्प घनत्व कितना आ गया? H2 का 1 आ गया, यानी कि D1 इस कितना आ गया? 1 आ गया। तो D1 हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, D2 भी निकाल सकते थे ऐसे, इतना कटकरम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हम वैल्यू रखते हैं।
अब हमको D2 मान लीजिए नहीं मालूम है, D1 हमने पता कर लिया 1 है। ठीक है, अब 1 हमको मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इस करड़ी को इधर की तरफ भेजेंगे। तो अगर हम इसको इधर की तरफ भेज दें, इसको हम इधर की तरफ अगर भेज दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, D2/1, या फिर हम कहें सीधे सीधे बस D2 बचेगा। तो इसको काटा जा सकता है थोड़ा बहुत, 13 से कट जाएगा, मतलब 2 से कट जाएगा, है ना। तो 2 से काटिए इसको, तो 6 और 6 दूनी 12, 1, ठीक है, और यहाँ पर 13, ठीक है, 13 दूना 26। तो यहाँ पर कितना आ गया, 61/13 का होल स्क्वायर। ये आ गया D2 का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास में ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका वाष्प घनत्व तो आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये भी बड़ी कहानी है ना। तो चलिए भाई इसको सॉल्व किया जाए। 61 मल्टीप्लाइड बाई 61 और नीचे 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52। कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है, ना 61 जल्दी कटता है, ना जल्दी 13 कटता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो किससे काटा जा सकता है भाई, मल्टीप्लाई ही करके, या तो देख लिया जाए शायद मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 के करीब आएगा आंसर, ठीक है। इसको देखिएगा आप थोड़ा सॉल्व करके। अच्छा रुकिए, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कैलकुलेटर से। इतनी बड़ी नंबर आ गई है तो थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत दिनों बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये 22.0177514 ऐसा करके कुछ आंसर आ रहा है ना। आप देख सकते हैं इसमें आंसर, तो लगभग 22 के करीब इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इसीलिए नहीं कट रहा क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट में कटेगा, है ना। तो बस आप अंदाजा लगा लीजिए कि 22 के करीब आएगा, ठीक है। क्लियर है। वैसे भी हम आपको बताएं तो इसका आंसर आप सीधे निकाल सकते थे, लेकिन हम आपको विसरण के नियम से इसका आंसर कैसे निकाला जाए वो बताएं, ठीक। चलिए हटाए इसको, अभी समझेंगे आप और आगे क्वेश्चन जब देखेंगे तो, ठीक। चलिए सर इसको हटाते हैं, ये समय वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ए व बी दो गैसों के विसरण के गतियों में, मतलब ए और बी दो गैस है, देखिए एक ए है और एक बी है, इन दोनों का विसरण है, ठीक है। विसरण, इसका विसरण क्या होगा, विसरण की गति मानिए R1 है और इसकी R2 है। विसरण की गति को किससे प्रेरण करते हैं, R से। तो इसका R1 है, इसका R2 है। तो विसरण की गतियों में अनुपात, मतलब कि अगर हम अनुपात देखें R1 रेशियो R2, तो वो कितना है, 6:5 है। कितना है, 6:5 का अनुपात है। यदि B का घनत्व, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, यदि B का घनत्व 36 है, 36 है, तो A का घनत्व, A का घनत्व आपको बताना है कितना होगा, 40 होगा, 50 होगा, 30 होगा कि 25 होगा, ठीक है। ये अब आपको बताना है। तो अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि आपको दिमाग लगाना है और विसरण के सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। तो विसरण के फॉर्मूले कौन कौन से हैं भाई, ये है फॉर्मूले हमारे पास में। अब देखिए क्या क्या दिया है, एक विसरण का गति दिया है यानी कि दर, उसके बाद उसका घनत्व की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही, तो ये चारों आपस में बराबर है।
तो अगर हम इसको हटा दें इस बीच वाले को तो ये इसके सीधे बराबर में आ जाएगा। तो फॉर्मूला हम यहाँ से ये जानते हैं कि R1 अपॉन R2 बराबर क्या होता है, उसके वाष्प घनत्व के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक, जो कि हमको ग्राहम जी ने बताया था। ठीक है सर, ग्राहम जी ने जो बताया था उसको हम लगाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये व्युत्क्रमणित होता है। आर यहाँ 1 रहता है तो यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2 रहता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में विसरण का जो ये है मतलब रेशियो है R1 अपॉन R2, वो कितना है 6 अपॉन 5 है, और अंडर रूट ये D2 और D1, तो यहाँ पर हमको किसका दिया है, B का दिया है। B का दिया है मतलब कि R2 दिया है, R2 दिया है मतलब कि अगर हम डेंसिटी में बात करें तो D2 दिया है। तो D2 दिया है यानी कि 36 हम ऊपर रखेंगे, और हमको D1 नहीं दिया है यानी कि A का नहीं दिया है, तो इसको नीचे रख देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। तो ये अंडर रूट जब हटाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सबको मालूम होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें बाबू, कर दें इसको, तो ये 36 हो जाएगा, ये 25 हो 55 नहीं सर 25। ठीक है, तो ये 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब देखिए 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पर ये 1 बचा है, यहाँ पर ये कर देंगे तो सीधे D1 बराबर आपका 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 25 वाला। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब मानिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा ही। अब मानिए कि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने 1:2 कर दिया, 1:2 कर दिया, और B का घनत्व हमने 20 कर दिया, B का घनत्व हमने 20 कर दिया। अब आप बताइए क्या होगा, चलिए सॉल्व कीजिए। हमने कहा फॉर्मूला हमको मालूम है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट D2 अपॉन D1। हमको ये मालूम है कि 1/2 मतलब रेशियो उसका 1/2 का है। हमको ये देखना है D2, D2 हमको कितना दिया है, 20 दिया है, हमको D1 निकालना है। ठीक है, बस हमने इसको अंडर रूट को हटाया, इधर स्क्वायर लगाया, इधर स्क्वायर लगाया, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 और नीचे का 4। अब हमको D1 निकालना था तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो D1 बराबर 20 चौको 80। ठीक है, तो 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया इसका वाष्प घनत्व। ठीक है, या फिर हम कहें घनत्व। ठीक है, तो वाष्प घनत्व इसका 80 आ गया। अगर हम यहीं पर अणुभार पूछ लिए होते तो क्या होता, अणुभार पूछ लिए होते तो क्या होता, अणुभार क्या हो जाता, वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। तो 80 आया है तो इसका दोगुना 160 हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके और जो टाइप्स बनते हैं क्वेश्चन के उसको समझते हैं। देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको बहुत दिमाग से समझिए, बहुत भागने का कोशिश मत कीजिए, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हाइड्रोजन का एक अन्य, इसको लिख लीजिए, हाइड्रोजन का एक अन्य गैस जेड की अपेक्षा 8 गुना 8 गुना 8 गुना तेजी से विसरण होता है। गैस जेड, जेड या जी कहते हैं कोई कोई, का अणुभार, मुझको मालूम था अभी अणुभार पूछ लिया जाएगा, अणुभार होगा। ठीक है, इसीलिए हमने अणुभार का भी क्वेश्चन डाल दिया है।
तो चलिए सर, अब अणुभार कैसे निकाला जाएगा देखिए। एक सौ सॉरी 128 और 256, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का एक अन्य गैस जेड, कोई भी गैस है वहां पर जेड लिखा गया उसके लिए, की अपेक्षा 8 गुनी तेजी से विसरण होता है। विसरण होता है मतलब क्या हुआ, विसरण कह दे, विसरण की गति कह दे, विसरण तेजी से हो रहा है कह दे, सब का मतलब है विसरण, ठीक है, जो कि मतलब है आर। क्या मतलब है, आर। तो विसरण जो H है, H का अन्य गैस, मतलब जो H का विसरण हो रहा है अन्य गैस की तुलना में 8 गुना हो रहा है। तो अगर हम मान ले कि जो Z का विसरण हो रहा है, अगर वो हम कहें कि R हो रहा है, R की गति से हो रहा है, तो हाइड्रोजन का विसरण कितना हो रहा होगा, क्या कह रहा था कि Z की अपेक्षा 8 गुना तेजी से हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का विसरण क्या हो रहा होगा, 8R हो रहा होगा। कहने का मतलब है कि हमने ये मान लिया कि जो गैस हमारे पास में Z थी उसका विसरण R गति से हो रहा है, तो हाइड्रोजन का कितना हो रहा होगा, उसकी अपेक्षा, जो पहली गैस थी उसकी अपेक्षा 8 गुना का है क्वेश्चन में, तो वो कितना हो जाएगा, 8R हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है जेड का अणुभार, जेड का अणुभार आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पास इसमें हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1, M2/M1, M2/M1। M2 कहां से आ गया भाई, जैसे यहां पर डेंसिटी थी, मतलब कि आपका वाष्प घनत्व था, वैसे ही यहां पर अणुभार का भी होता है फॉर्मूला। तो ये चीज सीधे यहां से फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन करके आएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर ये H2 होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इसको समझें, सॉल्व करें, तो क्या निकालेंगे, ये चीज, ये जो लिखा हुआ है, हम पहली गैस किसको माने, किसको माने, हाइड्रोजन को माने कि जेड को माने। चलिए हम पहली गैस क्या करते हैं, हम पहली गैस हाइड्रोजन को ही मान लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पहली गैस, क्योंकि पहला ये लिखा है, बाद में जेड लिखा हुआ। तो R1 हमारे पास में, R1 हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन है, पहली गैस है, तो इसका विसरण की दर क्या है, 8R। अरे यार यही लिख देते हैं, यहाँ पर दिख रहा है नीचे जगह, यहाँ पर नीचे जगह, नीचे जगह काफी है, ठीक है। तो R1 हमारे पास में क्या है, ये हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या है, ये 8R है, और R2 यानी कि Z का, तो ये कितना है, R है, ठीक है। और इक्वल में अब रखिए, इक्वल में, अब दोनों का अणुभार, एक का हमको निकालना है, इसका नाम ही नहीं दिया है तो, है ना, लेकिन हाइड्रोजन का नाम दिया है, तो हाइड्रोजन का अणुभार तो हम अपने से भी निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाल के बताया भी था कि हाइड्रोजन का अणुभार 1 आता है, ठीक है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन का अणुभार 2 आएगा, वो तो उसका वाष्प घनत्व आ रहा था 1, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गया। उसका अणुभार, क्योंकि इसमें 1 होता है और ये 2 बार है, H2 रहता है, तो ये इसका अणुभार कितना आ जाएगा, 2, तो इसका अणुभार 2 आएगा। तो हाइड्रोजन हमने 1 को माना था, तो हम यहाँ पर M2/2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, क्योंकि R से R कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा, और यहाँ पर अंदर में बचेगा M2/2, ठीक है। इसको अगर हम हटाएं और इस पे स्क्वायर लगाए तो 8×8 = 64 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा M2/2। इस 2 को अगर हम इधर भेज दें तो 64 दूना, 64 दूना 8, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128, और यहाँ पर M2, M2 यानी कि जो हमारी दूसरी गैस थी, जो हमारा जेड था, गैस जेड, उसका क्या आ गया, अणुभार आ गया 128, ठीक है, क्या आ गया, 128। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है।
एक बार हमने आपको देखिए इसका रिलेशन इसके साथ कराया, फॉर्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया, फिर इसका रिलेशन इसके साथ कराया, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया, आपको समझ में आया, फिर इसका रिलेशन इसके साथ हमने कराया, फिर ये क्वेश्चन हमने कराया। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से लेते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे अच्छे से, है ना। चलिए सर, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 ml H2 100 सेकंड में विसरित होता है। ठीक है, इतने ही समय में SO2 का आयतन जो विसरित होगा। अच्छा, कैसा क्वेश्चन है भाई? इसको लिखना पड़ेगा 32 ml, ठीक है, H2 100 सेकंड में विसरित होता है, इतने ही समय में SO2 का आयतन जो विसरित होगा। आपके पास ऑप्शन है 180.92 ml, ठीक है, मिलीलीटर। ml क्या होता है? मिलीलीटर। 0.50 ml, और लास्ट में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए भाई? चलिए भाई बताइए सर, कैसे सॉल्व किया जाए इसको? यहाँ पर किस किस चीज की बात? विसरण की बात तो हो रही है। विसरण में हमारे पास 1 2 3 4 चीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ml की बात हो रही है, मिलीलीटर, यानी कि मिलीलीटर क्या है? लीटर क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम आएगा, यानी कि ये टर्म तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वॉल्यूम आएगा। और क्या कह रहा है? 100 सेकंड में, मतलब समय भी आएगा, तो इसमें समय भी हमको मिल जाएगा, मतलब यही है अभी। ठीक है, और आपको बताना है कि कितना विसरित, आयतन आपको बताना है जो विसरित होगा। मतलब इसमें पूरा मिला के केवल एक ही चीज दिया है और बाकी चीज का नाम ही नहीं लिया है ना। वहां पर घनत्व की बात कर रहा है, घनत्व की बात करता तो हम ये फॉर्मूला लाते, अणुभार की बात करता तो ये फॉर्मूला लाते, ठीक है, विसरण की दर की बात करता तो ये फॉर्मूला लाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हम एक इस फॉर्मूले से काम कर सकते हैं? अकेले एक फॉर्मूले से कैसे काम होगा भाई? अगर हम ऐसे लिखें कि चलो V2 और यहाँ पर T1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो T2, और यहाँ पर V2, इससे कैसे काम करेंगे हम अकेले एक फॉर्मूले से? इधर इक्वल में कुछ है ही नहीं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज को इसके साथ ले जाएं, किसके साथ ले जाएं, इसके साथ ले जाएं। अब हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए अब हमें अणुभार का सहारा लेना पड़ेगा। ये अणुभार है, इसका सहारा, क्योंकि हम हमारे पास में दोनों गैसेस का नाम दे दिया, और जब का नाम दे दिया है तो हम अणुभार निकाल सकते हैं। घनत्व तो नहीं निकाल सकते, निकालने को तो निकाल पाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। पहले अणुभार निकालेंगे फिर घनत्व निकालते हैं। जब अणुभार पहले निकालेंगे ही, हम इसी का इस्तेमाल कर लें, और ये चीज तो बताई नहीं गई है। तो क्या करते हैं कि हम इसको रखेंगे अंडर रूट m2 अपॉन m1 के लिए। ठीक, अब फॉर्मूला हमारा जाके बना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास में V1 क्या दिया है। हम 1 किसको माने? हाइड्रोजन को। तो इसका आयतन कितना दिया है भाई? 32 ml दिया है।
32 ml दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है भाई? समय जिसको हम t1 कहेंगे 100 सेकंड दिया है। ठीक है, विचलित होता और फिर विचलित हो जाता, फिर क्या है, अब हम निकालेंगे V2। V2 कितना दिया है, यानी कि जो दूसरी गैस है SO2, इसका आयतन, यही तो हमसे पूछ रहा है, यही तो सर पूछ रहा है। कितना समय दिया है, यानी कि T2 कितना दिया है, तो कह रहा है कि इतने ही समय में, इतने ही समय में मतलब क्या, 100 सेकंड में विचलित होता है और इतने ही समय में ये भी विचलित होता है, मतलब कि दोनों का समय सेम है। तो इसका अगर हम T2 की बात करें तो ये भी हमारा 100 सेकंड ही है। तो T से T काट दे, कोई हमको दिक्कत अब नहीं है, क्योंकि हमको मालूम चल गया है, तो इसको हमको बहुत ज्यादा लिखने की अब जरूरत नहीं। तो T से T कट गया। ठीक है, क्या बचा, केवल 32 और ये वाला। अब हमें क्या निकालने की जरूरत है, हमें निकालने की जरूरत है M1। M1 इसका अणुभार, तो हाइड्रोजन का अणुभार हमने कहा कितना होता है भाई, 2। ठीक है, SO2 का अणुभार कैसे निकालेंगे, S कितने नंबर पे आता है, 16। ठीक है, तो इसका कितना होता है भाई, 16 दूना 32, कितना होता है, 16 दूना 32। तो ये इसका आ जाएगा 32 और प्लस ये कितना नंबर, ये कितना कितना आएगा, इसका 8 होता है, मतलब कि 8 नंबर तो 16, 16 दूना 32 इसका भी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। SO2 का अणुभार 64 होता है, 62। एक बार फिर से समझिए, तो एक बार फिर से ध्यान से, 32, ठीक है, चलिए 64 है ना। क्वेश्चन में दिया होगा, एक सेकंड इसको देख लिया जाए, क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना इसका है, 32 ही होता है। ठीक है, 32 ही है, 32 ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना। तो और आपको पता है कि इसका 32 होता है ना, मतलब 16 होता है ओ का, लेकिन 2 बार है तो 16 दूना 32 और 32 32 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो यहां से अब हम रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 64 ही आएगा। क्लियर है, 64 आ गया। अब हमको ये फॉर्मूला आसानी से अब हम लगा सकते हैं, तो चलिए लगाते हैं, इस फॉर्मूले पर रखते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर रखें तो यहाँ पर क्या बचा था, V और यहाँ पर V2। तो अगर हम रखें तो V1 हमारे पास में क्या है, V1 हमारे पास में है 32, V2 जो कि हमको पता नहीं है, अंडर रूट क्या, M2, M2 कितना है, 64, तो ये है 64 और M1 जो कि है 2, तो इतना आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए सर। इसको अगर हम देखें तो 64 को अगर हम देखें तो ये 2 कट कर सकता है, तो अंदर 32 आ जाएगा, 32 दूना 64। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, अंडर रूट से कैसे बाहर निकालना है, बस इतना सोचना है और हमको सिंपल सा अपना आंसर मिल जाएगा। बस अब ये सॉल्व करना है। तो देखिए 32 और डिवाइडेड में V2, इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 8, मतलब 4 के अगर टर्म में लिखे तो 8 चौक 32। ठीक है, मतलब यार 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, इसका इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32 यार, सीधा सीधा से कहो, है ना, मतलब 4 गुणते 2, है ना, तो 4 4 का पेयर बन जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको ये निकालना है V2, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा पूरा इधर, और V2 को इधर जाएगा। अब देखिए ये चीज यहां से कट जाएगा, तो कितना आएगा, 8 चौक 32 होता ना, तो ऊपर 8, नीचे अंडर रूट 2, नीचे अंडर रूट 2, 8 8 चौक 32। अगर हम अंडर रूट 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, तो इसको कट करके सीधा ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। अब ये सब आप बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार हम समझा चुके हैं, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन दिमाग में रखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, इतना। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू तो सबको मालूम होगी, कितना होता है, 1.442, या फिर
414 ऐसे करके इसकी वैल्यू थी 414। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 चौक 16 का 6। देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 एक 5, उसके बाद 4 चौक 16 का 6 और फिर 5, तीन संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर। ठीक है, तो जो कि आ रहा है 5.656। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू शायद 4 या कुछ होती है थोड़ा बहुत, तो आप अगर देखेंगे तो ये किसके करीब पहुंच रहा है, ये 5.66, तो इसके करीब आ रहा है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा दिमाग इसमें लगाना था। वॉल्यूम समय आपको सेम दे दिया था, वॉल्यूम अलग अलग था, हमने यहाँ से अणुभार निकाल लिया और अणुभार से हमने इसका क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। ठीक है, ये इतना मिलीलीटर ये इसमें होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थी, कई सारी चीजें थी एक ही क्लास में, तो आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला ये 4 है, आप इसको याद कर लीजिए, और इसमें 2 फार्मूला, एक आपको ये वाला फार्मूला और एक इसके अलावा जो आंशिक दाब का नियम था। ठीक है, तो मुश्किल से आपको हमने आज 3 फार्मूले बताए, एक डाल्टन का ये वाला फार्मूला, आंशिक दाब का फार्मूला और विसरण का ये। ठीक है, तो 3 इसको दिमाग में रखिए। उसके बाद हम लोग अभी बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं, परमाणु भार की बात करेंगे और गैस के जितने नियम होते हैं उस सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा, और सभी लोग ठीक है अभी तक जो पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़ाई कंटिन्यूअस कीजिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, समय केवल 3 महीने का रह गया है। ठीक है, तो मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय।